हाय, आप देख रहे हैं मनी 9 हेल्पलाइन। मैं हूं प्रियंका संभव और ये पूरा हफ्ता हम इस पर फोकस करने वाले हैं कि आप कैसे सही फाइनेंशियल प्लानिंग करें, क्योंकि इसी हफ्ते है वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे भी। आज हम बात करने वाले हैं कि वो छोटे छोटे खर्चे जो हम रोजाना एक डेली बेसिस पे करते हैं, उन्हें बचाकर आप कितनी बड़ी बचत कर सकते हैं। शायद आपको भी ये अंदाजा नहीं होगा, और इसे समझाने के लिए आज मेरे साथ हैं फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। प्रबलीन से होगी बात कि कैसे छोटे छोटे कदम से आप एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं और एक बेटर फ्यूचर के लिए सेविंग कर पाएंगे। हेलो प्रबलीन, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। तो मैं अपने आसपास भी देखती हूँ और खुद भी मैं अपने खर्चों को कभी इवैल्यूएट करती हूँ, तो मुझे लगता है कई ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें अगर हम अवॉइड करें तो हम पैसे तो बचा पाएंगे, पर आदत ऐसी लग जाती है कुछ चीजों क्योंकि हम वो खर्चे करते ही रहते हैं। तो जरा बताइए इस आदत को कैसे कंट्रोल किया जाए। कुछ ऐसे नंबर्स आप मेरे लिए कैलकुलेट करके आज लाई है, मुझे पता है, जो हमारी आंखें खोलने वाली है। हाय प्रियंका, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। और बिल्कुल, एंड आई ये जो छोटे खर्चे ना, आई कॉल देम लीकेजेस। जैसे हम लोग एक तरीके से कह लीजिए छेद हो जाते हैं छोटे छोटे, जो हम रियलाइज नहीं करते, और वहां से हमारा मनी ड्रेन होता रहता है बाहर। सो एब्सोल्युटली क्या होता है प्रियंका, कुछ ऐसे जैसे सपोज करो हम 500 रुपए हफ्ते का किसी चीज पे खर्च रहे हैं, या हम ऑफिस में कुछ 200 रुपए का कुछ मंगवा रहे हैं हर रोज। ऐसे करते करते छोटा छोटा अमाउंट महीने के एंड में बहुत बड़ा बन जाता है, और हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, बिकॉज फर्स्टली हम लोग बजटिंग नहीं करते हैं इन चीजों की। अक्सर महीने के आखिरी में ऐसा लगता है यार सारा पैसा खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, बिकॉज वी नेवर एक्चुअली रिटर्न कि गया कहाँ। सो एक तो प्रियंका ये बहुत जरूरी है कि जब आप थोड़ा सा अगर कॉन्शियस हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, तो इस चीज की अवेयरनेस रखना कि आप स्पेंड कर कहाँ रहे हैं, इसको देखना बहुत जरूरी है। उसके लिए थोड़ी सी बजटिंग की जरूरत है। एक बार आपने किया है प्रियंका, सो उसके बाद आप रियलाइज करोगे कि एक छोटा सा अमाउंट, इवन 1000 रुपी, जो आप रेकरेंटली एक ऐसी चीज में जा रहा है जिसकी शायद यूटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, वो सेव किया जा सकता है, एंड वो आगे चल के एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि अगर हम 1000 रुपी लेट्स से पूरे अपने महीने के बजट में बचा दें और उसको इन्वेस्ट करें, और एक 15 ईयर्स के पीरियड तक उस 1000 रुपए को हम डालते रहें एट अ वेरी नॉमिनल 11% कंपाउंडेड ग्रोथ, अगर हम एक मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में डालें, तो हमारे पास करीबन 4.5 लाख जमा हो सकता है उस अमाउंट से, जो हमने कभी सोचा नहीं है कि 1 लाख से हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, नहीं, आपने कहा 1000 रुपीज हर महीने में जो हूँ और 12,000 हर साल में मैं उसको बचाऊंगी, जी राइट? जी जी और जी। इससे सो मैं जो ये ओवर कॉर्पस 15 4.5 लाख हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एंड राइट। इसी को अगर हम 2000 ले लें तो ये डबल हो जाएगा, ये हमारे पास करीबन ऑलमोस्ट क्लोज टू 9 लाख जमा हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है प्रियंका, अगर हम वेरिएशन करें, लेट्स से इस महीने मैंने सोचा कि मैंने अपनी बजटिंग की और मैंने 1000 बचा लिए, और हम मैंने सालाना मतलब मंथली 1000 इन्वेस्ट किया। अगर अगले साल से मैं 1000 की जगह महीने के 1100 रुपए डालना शुरू कर दूं, मतलब 100 रुपीज की इंक्रीज कर दूं, तो उससे भी फिनोमिनल डिफरेंस पड़ सकता है। ऐसा करने से सेम अमाउंट जस्ट इंक्रीज बाय 100 रुपीज ईच ईयर अगर हम करें, तो वही 1000 रुपए अगर हम 15 साल के लिए डालेंगे और उसमें 100 रुपी का हम लोग इजाफा करते रहे, तो वो करीबन 8.7 लाख बन जाएगा एट द एंड ऑफ 15 इयर्स। और ये वो चीजें हैं जो एक तरीके से हम कॉन्शियस सेविंग्स भी नहीं कर रहे हैं, ये हम एक लीकेजेस को अपने ब्लॉक करके सिर्फ उसको एक तरीके से रीडायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड समथिंग मोर प्रोडक्टिव। राइट, तो लीकेजेस को आप जो है जरा सा वहां पर आपको जो है टाइट करना होगा। और देखिए वो जो कैलकुलेशन प्रबलीन हमारे लिए लेकर आई है, अगर आप हर महीने 1000 रुपए जो है वो बचा ले रहे हैं और उसको निवेश करते जाएंगे, तो 15 साल में आपके ये जो 1000 रुपए हैं ये 4.5 लाख रुपए बन जाएंगे, विच इज अमेजिंग। 1000 की जगह 2000 रुपए हो जाएंगे, तो अराउंड 9 लाख के आसपास हम जमा करेंगे। लेकिन इस 1000 को अगर आप टॉप अप करते रहेंगे तो 8.7 लाख आप इकट्ठा कर पाएंगे। वाओ प्रवीण, और मुझे लगता है कि अगर कोई बात करता है कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, तो इस तरह की लीकेजेस और एक बजटिंग ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एब्सोल्युटली, बिकॉज सी प्रियंका, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, प्लानिंग की शुरुआत ही वहीं से होती है जब आपको पता है दैट आप स्पेंड कहाँ कर रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि आप ईट आउट ना करें या जोमेटो एंड स्विगी से आप ऑर्डर ना करें चीजें, या आप पार्लर ना जाएं या शॉपिंग ना करें. इट्स नॉट अबाउट दैट, बट यू शुड नो. कई बार आप विदाउट रियलाइजिंग किसी चीज पे इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे होते हैं, जो शायद आप एक बार उस चीज को समझ लेंगे तो आप थोड़ा सा उसको मॉडरेशन की तरफ लेके आ सकते हैं. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मॉडरेटिंग. बजटिंग आपको हेल्प करती है आपके ओन एक्सेसिव स्पेंडिंग्स और हैबिट्स को कटेल करने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो डेविड बाक की एक बहुत ही मशहूर किताब है प्रबलीन, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर रही थी ऑफलाइन बातचीत में, द लाते इफेक्ट. मैं वही बता रही थी कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर आप एक लाते हर दिन खरीद रहे हैं, अब यूएस में डॉलर्स में आप खरीद रहे हैं, उसको अगर बचा के उस पैसे को आप निवेश करें तो आप अपने लिए जो है कितना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे. ये किताब मुझे लगता है हम सबको पढ़नी चाहिए. चलिए कुछ सवाल लेते हैं, क्योंकि आपने बात की 1000-2000, पता है आपको इतनी अमाउंट भी निवेश करने के लिए लोग जो है वो चाहते हैं, पर उन्हें लगता है ये अमाउंट छोटी है क्या. तो इसी से जुड़ा एक सवाल है, प्रियांशी का है, जो केवल 3000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हैं. ये बता रही हैं कि आई एम 24 years old, have just started my career, though I have invested in cryptocurrency, I want to invest in mutual funds, I can afford to invest rupees 3000 per month to begin with, kindly suggest a mutual fund for long term investment. ओके प्रियंका, यहाँ पे मैं पहले दिन को दो चीजें बोलूंगी. दैट प्रियांशी, व्हेन यू स्टार्टिंग योर करियर, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है, आप भागना शुरू कर रहे हो ना, आपका एक कह लो आपका किट रेडी होना चाहिए, फर्स्ट एड किट. इट्स अ लाइफ लॉन्ग रन नाउ, एंड जो वो किट है दैट इज योर इमरजेंसी फंड. सो बिफोर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट एक थोड़ा बफर बनाना जरूरी है कि शी हैज अबाउट 50,000 1 लाख का एक बफर बन जाए धीरे धीरे करके. जैसे कोई बोनस मिला या कहीं से कोई गिफ्ट मिला या मामा पापा ने दिए, जैसे भी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो या अपनी मंथली सेविंग में से प्रियंका एक तो एक बफर फंड बनाना जरूरी होता है. हम लोग पहले तो वैसे 6 महीने से साल भर का कहते थे, पर अब मुझे लगता है द फेज जिससे हम निकल के आए हैं कोविड का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 साल तक का खर्चा आपके पास हो, बिकॉज ताकि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट जो आप फ्यूचर में करें वो कभी डिस्टर्ब ना हो इन केस आपका जॉब का कुछ लॉस होता है, देयर इज अ पे कट, और उसके अलावा आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करो. एंड शी इज ऑल्सो स्टार्टेड विद क्रिप्टो करेंसीज. So I would want to know, why did she start with that? It's like it's the riskiest option available. Cryptocurrencies करने में कोई मतलब बुराई नहीं है, but that should not be the first step. And अगर ये 3000 रुपए से आप शुरुआत करना चाहती हैं, I'll suggest that she can split it up into 3 funds. एक इंडेक्स फंड ले लें, निफ्टी 50, चाहे डीएसपी का ले लें, चाहे एचडीएफसी का ले लें, एबीएसएल का भी है. निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, एक यूएस मार्केट्स की तरफ 1000 का एलोकेशन या 500 के एलोकेशन से शुरू करें, और एक फ्लेक्सी कैप फंड से शुरुआत करें. ये 3 फंड्स अपने इक्विटी ओरिएंटेड फॉर द लॉन्ग टर्म रखें. प्रियंका, ओके, विवेक गोयनका का सवाल लाइव बहुत इंटरेस्टिंग आया मेरे पास कि मैम छोटी छोटी बचत का क्वांटम कितना होना चाहिए और इसे कहां पर और कैसे री इन्वेस्ट हमें करना चाहिए. इस पर हमने काफी लंबी बातचीत की है. ये छोटी छोटी बचत विवेक जी आप जितना सोचे, आप जितना बचा सके, ये आप पर निर्भर करेगा. पर प्रबलीन का भी एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं. प्रबलीन, विवेक को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली विवेक जी, मतलब आई वुड सजेस्ट कि इट विल बी सो नाइस अगर एक्चुअली आप एक बार बैठ के अपनी बजटिंग कर लो महीने की. आई डू दैट, आई राइट इट ऑन एन एक्सेल, बिकॉज मैं हर महीने आई डू रियलाइज कि ओ आपका मतलब इट्स लाइक एनलाइटनमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ दैट आई एम स्पेंडिंग सो मच. एक आप सर्टन हेड्स पे आप कितना खर्च रहे होते हैं, और आपको ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है. सो उसी के हिसाब से वो क्वांटम मतलब पकड़ पाएंगे बेसिकली कि उनकी कहाँ एक्सेसिव स्पेंडिंग हो रही है. लेट्स से अगर उनको लग रहा है कि उनका हफ्ते में 3 बार बाहर से खाना आ रहा है, मे बी ही वांट्स टू कटेल इट डाउन एंड ब्रिंग इट टू वंस अ वीक, की वीकेंड के लिए रख ली एक चीज एक्टिविटी. तो क्वांटम तो डेफिनेटली इट विल बी डिपेंडेंट ऑन हिज ओन बजटिंग, बट डेफिनेटली प्रियंका छोटा अमाउंट उसको अंडरमाइन ना करें. ऑलवेज से वो ना बूंद बूंद करके भी आप छोड़ दो तो पूरा बकेट भर जाती है और वो ओवरफ्लो भी होती है. तो उसको आप देखते रहोगे तो लगेगा कि कभी नहीं भर सकता, बट इफ यू कैन जस्ट लीव इट, इट हैपेंस, रात भर में भर जाती है. सो इस अंडरमाइन ना करें, कटौती कर सकते हैं और हमारी जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो कीजिए जो चीज
पहले भी कहा प्रबली ने, जो चीज खुशी लाती है उसे कट डाउन नहीं करना है, पर जो चीज जो है आप ऐसी खर्च है जिसके बिना भी आप खुश हैं तो उसे कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, सब्सक्रिप्शंस, आई वुड पॉइंट आउट वन थिंग, बहुत बार होते हैं जिम मेंबरशिप्स होती हैं या टीवी की, हम कुछ सब्सक्रिप्शंस ले लेते हैं जो हमने ले लिए होते हैं, वी आर रियली नॉट यूटिलाइजिंग दोस। सो आई थिंक सब्सक्रिप्शंस को डेफिनेटली जरूर देखें। वो कई बार वो जाता रहता है, ऑटो कट होता रहता है और उनका उतना यूटिलिटी नहीं होता है हमारी डे टू डे लाइफ में। राइट। अच्छा, गौरव का भी इससे ही जुड़ा एक सवाल है, गौरव शर्मा का, to avoid daily leakage, can I invest daily in index fund or in some active funds? Right now I'm already investing in 5 SIPs. आई वुड से कि लीकेजेस वाला जो अमाउंट है डिपेंड करता है कि इनका कितना बफर फंड है, इनके पास कितना अब तक कंटिंजेंसी फंड है। अदरवाइज इसको व्हाई नॉट टेक इट टुवर्ड्स अ मोर फिक्स्ड इनकम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, जो भी जैसा उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है। तो महीने के एंड में जमा करके अगर लॉन्ग टर्म इनका फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो नहीं है प्रियंका, सो इवन ही कैन इवन पुट इट इन अ पीपीएफ या डेट म्यूचुअल फंड में डाले, बिकॉज एक बैलेंस रखना जरूरी है। सी हम लोगों की आजकल का ऐसा लाइफस्टाइल है कि 50-60 हजार का तो मोबाइल आ जाता है, तो एक ऐसा फंड अपने नियर टर्म एक्सपेंसेस के लिए भी मे बी इन लीकेजेस को आप डाइवर्ट करके रख सकते हैं, जहां से जो आपने 6 महीने बाद 2 साल बाद कोई चीज लेनी है, लेट्स से 6 months to 2 years के टाइम पीरियड के लिए आप उसकी तरफ उसको एलोकेट कर दें। सो इट कैन बी अ डेट फंड एज वेल। Okay. अच्छा, Nitin Kumar Jadhav is asking, is it good to take financial advisor to start with a SIP for mutual funds, or we can do it by ourselves? DIY investor बने या फिर financial advisor की मदद लें? ओके, बेसिक्स आई थिंक चेक कर लें कि अपने पास कंटिंजेंसी फंड है नहीं है, फिक्स्ड इनकम में पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है। मैं कई बार देखती हूँ प्रियंका कि ईपीएफ को पीपीएफ को लोग बहुत अंडरमाइन करते हैं, ऐसा ना करें। जब सरकार आपको 8.5% पे कुछ टैक्स फ्री दे रही है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। सो ईपीएफ इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगर खुद से सिप्स में डालना चाहते हैं, देयर इज नो हार्म, रिटर्न देख के ना डालें। आई थिंक अगर डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हैं तो बेसिक इंडेक्स फंड से शुरुआत कर ले, और इस चीज को समझें कि दुख सुख में दोनों में डटे रहना है। सो व्हेन मार्केट्स आर डाउन तो भी घबरा के निकलना नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इज नॉट लीनियर, ऊपर नीचे होगी। सो वो हैंड होल्डिंग कई बार विदाउट एन एडवाइजर नहीं हो पाती है। अगर इन चीजों को समझते हैं देन खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आप पर है कि आप कितना टाइम उसे दे सकते हैं, आप कितना उस पर रिसर्च कर सकते हैं और गलत डिसीजन ना ले बैठे, इसलिए एक एडवाइजर होता है। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं नितिन जी कि आप खुद कर पाएंगे, व्हाई नॉट, गिव इट अ ट्राई। हो सकता है थोड़ा नुकसान हो, सीखेंगे ऐसे ही। जगदीश रतूरी जो सवाल पूछ रहे वो हमारे टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है, पर प्रबलीन के टॉपिक से जुड़ा, क्योंकि प्रबलीन से मैं इंटरनेशनल फंड्स पर बहुत बात करती हूँ, इसलिए जगदीश ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास एक ईटीएफ है नैस्डैक 100 में से एक फंड, मतलब ईटीएफ नैस्डैक 100 या S&P 500 में से एक फंड, ग्रेटर चाइना ईडलवाइज फंड और एक ग्लोबल मल्टी कैप फंड, 3 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं मैम, 20 साल का गोल है। पोर्टफोलियो का 33%, 33% इन्वेस्टमेंट ये ग्लोबल निवेश की तरफ होगा। तो क्या ये चिंता की बात है? आप क्या सलाह देंगी? रिस्क वो लेने के लिए तैयार है, मतलब ऐसा पोर्टफोलियो है उनका? 33% ग्लोबली एलोकेट करना थोड़ा सा ज्यादा है प्रियंका, आई वुड से। पता नहीं इनका पास्ट अब तक किया है, ये शुरुआत करना चाहते हैं इससे, राइट? आई थिंक ये पहले से निवेश करते हैं, क्योंकि जगदीश जी हमारे बहुत सारे हेल्पलाइन में सवाल पूछते रहते हैं, तो अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें इंटरनेशनल फंड्स में करना है, तो इन्होंने देखिए कितने सारे फंड्स के नाम दिए, आपसे सिलेक्ट भी करवाना चाहते हैं, नैस्डैक 100 लें या S&P 500 लें, ग्रेटर चाइना ईडलवाइज फंड लें या फिर ग्लोबल मल्टी कैप फंड लें, और 3 लें कि नहीं लें? रेफरिंग टू ग्लोबल फंड जैसे HDFC का भी आया है। इसमें प्रियंका मैं 2 चीजें पहले तो बताऊंगी कि जो S&P 500 है नैस्डैक है, इसमें आपस में भी काफी ओवरलैप है, और नैस्डैक 100 में फाइनेंशियल्स नहीं होते हैं एंड ऑयल एंड गैस नेग्लिजिबल है। तो जो S&P 500 है वहां पे आपको कुछ ऐसी कंपनीज दिखेंगी जैसे बैंक्स हो गई यूएस की, वो आपको नैस्डैक 100 में नहीं दिखेंगे। इट्स अ मोर टेक हेवी, साथ में वहां बायोटेक्नोलॉजी बहुत है। दो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दीज टू, सो आई फील नैस्डैक 100 एक अच्छी चॉइस हो सकती है। जो ग्लोबल वाला ऑप्शन है वो भी एक्चुअली बुरा नहीं है यहाँ पे, बट मैं बोलूंगी पैसिव रूट ले लें, क्योंकि उसमें भी इनको अराउंड 67-68% यूएस सेंट्रिक ही होगा, उसके अलावा इनके पास यूरोप का एक्सपोजर मिल जाएगा।
सो अगर ये जैसे नास्डैक 100 लेते हैं फिर ग्लोबल वाला ना उठाएं, सो ईदर ऑफ द टू बेसिकली। तो अगर इफ ही इज वांटिंग कि थोड़ा एलोकेशन मेरा यूरोप में भी हो जाए, दूसरी इकोनॉमीज में भी हो जाए, कनाडा में भी हो जाए, देन अ ग्लोबल फंड। और जो चाइना का है स्पेसिफिक, आई वुड से सी दिस इज मोर लाइक अ टैक्टिकल कॉल और अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो, कोर नहीं। जो कोर है या तो यूएस सेंट्रिक प्योरली नास्डैक 100 या एसएनपी से बनाए, या फिर एक पैसिव ग्लोबल फंड से बनाए। सो कोर हैज टू बी दैट। और जो चाइना का है वो उनका सैटेलाइट हो सकता है, बिकॉज सी चाइना रेगुलेशंस हमें उतनी क्लियर नहीं है, इतना हम उन मार्केट्स को नहीं समझते, बट बिकॉज इस टाइम पे वो काफी बीटन डाउन है, it can be a good tactical call, but you really don't know the outcome, so it has to be a satellite portfolio, but there is no harm in taking some exposure, थोड़ा ले सकते हैं। 30% पोर्टफोलियो का ग्लोबल एक्सपोजर लेना ओवरऑल ज्यादा है प्रियंका, ओवरऑल ज्यादा है। आई वुड से ग्रेजुअली बढ़ाएं, अभी करीबन 15% से शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे एज ही गेन्स कॉन्फिडेंस, बिकॉज ग्लोबली भी मार्केट्स का परफॉर्मेंस रोटेट होता है। ऐसा नहीं है दैट यूएस मार्केट्स अगर पिछले 10 साल से बुल रन में है तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनमें भी डिप आएगी। सो जो इक्विटी का कंपोनेंट है वो इन सारी मार्केट्स में सेम है, ऊपर नीचे तो सारी मार्केट्स जाएंगी। सो थोड़ा सा इसको ट्रिम डाउन कर लें, मे बी अराउंड 15%, ग्रेजुअली टेक इट टू 20%। राइट, क्योंकि प्रवीण मेरे साथ जितनी भी कॉन्वर्सेशंस में रही है, हमेशा उन्होंने जो एक रखा है स्टैंड कि 15 से 25% तक ग्लोबल एक्सपोजर वो हमेशा जो है वो सजेस्ट करती हैं। और जगदीश जी, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो 15% ही रखिए अभी शुरुआत में, ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। अरुण जी के सवाल पर अब मैं स्किप करती हूँ और जाती हूँ। अरुण जी पूछ रहे हैं, कैन आई स्टार्ट अ सिप इन REIT फंड्स for 3 to 5 years horizon, already have 2.5 lakh as my emergency fund, 2000 रुपए की ये सिप यूटीआई निफ्टी में कर रहे हैं, 2000 ये सिप कर रहे हैं मिराई टैक्स सेवर में, 2000 कोटक इमर्जिंग फंड्स में, और 1000 आईसीआईसीआई प्रू के यूएस, बस यूएस लिखा है तो ब्लू चिप फंड होगा मेरा। हाँ, सो क्या रीट में इन्हें निवेश करना चाहिए? इंडिया में तो प्रियंका 3 कंपनीज हैं जो रीट की लिस्टेड है एक्चुअली। सो इंडिया में अगर इनको रीट्स में एक्सपोजर चाहिए तो कुछ जैसे पराग पारेख का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, उसमें अराउंड 10% एलोकेशन है रीट्स में। कुछ फंड्स जो ये बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड कैटेगरीज के, उनमें कुछ छोटा एलोकेशन रीट्स में होता है। एक कोटक का फंड है जो रीट्स में प्योरली इन्वेस्ट करता है, विच इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग अब्रॉड, जैसे अबाउट उसका 50% सिंगापुर मार्केट्स में है, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। सो अगर इनको लगता है कि रियल एस्टेट पे बुलिश हैं, बट 3 to 5 years होराइजन, 3 तो नहीं मैं बोलूंगी, 5 साल तो लेके चले ही चले, बट इनका जो अभी पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इनको रीट्स पे से ऐड नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी सेक्टर स्पेसिफिक, बहुत सेक्टर स्पेसिफिक हो गया है, और ऑलरेडी इनके पास एक यूएस का फंड है, तो ग्लोबल एलोकेशन है। एंड विद द पैंडेमिक प्रियंका स्पेसिफिकली इस टाइम पे बहुत ऐसी कंपनीज हैं बाहर की भी जो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे रही हैं। हाउ गुड रियल एस्टेट विल बी, वेदर इट इज कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल, इवन आउटसाइड इंडिया, ये थोड़े वक्त के बाद ही पता चलेगा। तो अगर एक्सपोजर लेना है तो भी बहुत छोटा सा ले, ज्यादा ना ले इस टाइम पे, बिकॉज वी रियली डोंट अंडरस्टैंड द मार्केट्स, रियल एस्टेट मार्केट्स ऑफ सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। राइट। शशि कुमार प्रजापति पूछ रहे हैं, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश चल रहा है, ये फंड सही है क्या? PGIM Flexi Cap is a decent fund. 5 year के अगर हम प्रियंका इसके rolling returns देखें, so it has beaten the category average, during that time period. और इसमें एक बड़ा अच्छा balanced combination आपको मिलता है, because it's like true to the label. Flexi Cap है तो इसमें 17-18% small cap भी है, 25-28% मिड कैप भी है, बाकी लार्ज कैप है। सो ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सी कैप सिर्फ नाम का है और सारा ही लार्ज कैप है। सो इट्स अ गुड मिक्स, एंड इसका परफॉर्मेंस ऑन द रोलिंग रिटर्न बेसिस काफी कंसिस्टेंट रहा है ओवर द लास्ट 5 years, सो ही कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो जगदीश रतूरी ने जो अभी सवाल पूछा था इंटरनेशनल फंड पर, उन्होंने स्पेशली प्रवीण आपके लिए मैसेज भेजा है कि प्रवीण मैम को बहुत बड़ा थैंक यू कह दीजिएगा मेरी तरफ से, कि पैसे देकर के भी मुझे ऐसी एडवाइस नहीं मिल सकती है। तो थैंक यू जगदीश जी कि आपको हम जो है फायदा पहुंचा पा रहे हैं, आपको सही एडवाइस दे पा रहे हैं। अमित जी का सवाल ले लेती हूँ।
मैम, I started at the age of 30 in SBI Blue Chip. 2,000 रुपए की सिप कर रहे हैं, 4,000 रुपए अब कर रहे हैं, 3,000 की सिप कर रहे हैं एसबीआई इंडेक्स फंड में। ब्लू चिप में पहले ये 2,000 की सिप कर रहे थे, अब 4,000 की कर रहे हैं। एसबीआई इंडेक्स फंड में 3,000 की सिप कर रहे हैं, 500 रुपए ये एसबीआई बैलेंस फंड में डाल रहे हैं, 500 इन एसबीआई यूएस एंड 500 इन एसबीआई स्मॉल कैप, 500 इन एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप। 20 साल का होराइजन है। अच्छा, इन्होंने पूरा 500 रुपए के सारे सिप कर रखे हैं। No, there is too much of fund house risk. सारा कुछ इनने SBI में ही डाला हुआ है। Over concentration है एक फंड हाउस में, which is not good. Because किसी भी फंड हाउस का एक अपना मैनेजमेंट स्टाइल होता है, CIO एक ही है, फंड मैनेजर्स चाहे अलग हों, पर हर फंड हाउस एक certain consistent philosophy पे काम करता है। So I would say कि पहले तो एक ही फंड हाउस में सारी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें से जो मैं बोलूंगी कंटिन्यू करेंगे, SBI का अगर ब्लू चिप भी है और इंडेक्स फंड है तो एक उठा ले, बिकॉज इंडेक्स फंड इज ऑल्सो लार्ज कैप, सो सिर्फ इंडेक्स फंड को कंटिन्यू कर ले। और SBI का ये जो इनका स्मॉल कैप है इसको भी कंटिन्यू कर ले, बिकॉज SBI स्मॉल कैप हैज बीन अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। वेरी गुड फंड। मुझे लगता है कि थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा सा एलोकेशन टुवर्ड्स अदर फंड हाउसेस करना चाहिए। अमित जी, आपने सुना होगा प्रबलीन ने कहा कि बहुत ही ज्यादा जो है आपका जो हो रहा है ना पूरा जो पोर्टफोलियो, बहुत ही इसमें कंसंट्रेशन रिस्क है, यानी आपने सभी कुछ कंसंट्रेट कर दिया है एसबीआई पर। और अगर आप Money9 देखेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आपको अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने हैं। तो क्या है कि आपने सभी कुछ एसबीआई का ही ले लिया। तो देखिए, कुछ फेरबदल के लिए प्रबलीन जी ने आपको यहाँ पे सुझाव दिया है, उसका ख्याल रखिए और उस तरह से पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए। सचिन का सवाल लेती हूँ, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स व्हेन गोल्स आर वेरी नियर? वी हैव टू डू अ एसडब्ल्यूपी और an STP, whole money to some liquid funds when goal is 2 years away. 2 साल दूर है अपने गोल से। 2 साल दूर है, सो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि STP यूज करनी है या SWP यूज करनी है, बट 2 years अवे पे ऑब्वियसली ग्रेजुअली आपको अपना मनी मूव करना है। सो 2 साल में आप ऑलमोस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स कवर कर लोगे। सो आप ट्रांचेस में भी कर सकते हो इफ यू आर लुकिंग एट द मार्केट्स। तो आप लेट्स से ऑन अ वीकली बेसिस आप सोच सकते हो कि मैं मूव कर लूं, आप STP सेटअप कर सकते हो into a liquid fund or a debt fund जो सेफ हो। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, बट प्रियंका मूव आउट करना डेफिनेटली बहुत जरूरी है, करीबन 2 साल तक अपने उसे, और एक गो में भी जा सकते हैं, मतलब एक गो में भी मूव कर सकते हैं। सो इट विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द मार्केट। जैसे अगर आज का टाइम कोई मेरे से पूछे कि उनका गोल 2 साल दूर है, तो हम लोग ऑलरेडी वी आर इन अ टाइम वेयर मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाइज, तो लगेगा that it's good to now move out and stay invested in a debt fund for the remaining period। इसीलिए अपनी कैलकुलेशन भी जो गोल्स की होती है प्रियंका, वो थोड़ा सा टाइम होराइजन एकदम लास्ट डे तक गोल का नहीं लेके जाना होता है, थोड़ा पहले टाइम होराइजन लेके फिर कैलकुलेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 2 साल है अभी इनको और इनका टैक्स तो पड़ेगा ही। सो एनी प्रोसीजर ही यूजेस, चाहे पूरा बैंक में विड्रॉ करें चाहे SWP करें, वो हर चीज को एक तरीके से एग्जिट ही माना जाता है, तो वो टैक्स लायबिलिटी तो सेम ही आएगी। सो अगर टैक्स पर माना जाएगा, STP भी करेंगे या SWP भी करेंगे तो वो माना जाएगा कि आपने रिडीम किया और टैक्स आपको इक्विटी के हिसाब से लगेगा अगर लंबा निवेश रहा है तो, राइट? ओके प्रबलीन, आज का सेशन रैप करते हैं, हालांकि अभी क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, पर आज इतना ही समय हमारे पास था। थैंक यू सो मच प्रबलीन, मुझे लगता है बहुत अच्छी बातचीत रही और कई लोग आपको थैंक यू लिख रहे हैं। अमित जी भी ने भी अभी लिखा है थैंक यू, अरुण ने भी लिखा है थैंक यू प्रबलीन। थैंक यू प्रबलीन, मेरी तरफ से भी थैंक यू कि आपने वक्त निकाला। मोस्ट वेलकम, इट वाज अ प्लेजर। थैंक्स प्रियंका। बाय प्रबलीन। तो प्रबलीन को हम बाय कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सेशन रहा, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और प्रबलीन ने जैसे हमें समझाया शुरुआत में कैसे आप छोटी छोटी बचत करके बड़ी राशि इकट्ठा कर सकते हैं, तो जरूर सुनिएगा। हमारी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत इसी पर हुई थी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पर, इस पर भेजिए अपने सवाल, और हाँ, Money9 के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस और हमारे एक्सपर्ट्स की राय आपसे कभी मिस ना हो। आज के लिए बाय बाय।